नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत सरकार ने भारत में जितने भी पाकिस्तानी हैं सबका वीज़ा, जो वीज़ा पर आए थे, वीज़ा रद्द कर दिया। चाहे वो मेडिकल ग्राउंड पर वीज़ा लेकर आए हों या किसी और वजह से। इनमें से ज़्यादातर लोग जो आते हैं, मेरा ख्याल है 90% से भी ज़्यादा, वो इसलिए आते हैं कि यहाँ उनके रिश्तेदार रहते हैं, उनसे मिलने के लिए। अब आप देखिए, बड़ा विचित्र मामला है। अब उनकी वफादारी किस तरफ है? जो यहाँ रह रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो पाकिस्तानी उनसे मिलने आ रहे हैं, जो उनके यहाँ रुक रहे हैं, तो अभी तो पहले जो सरकार ने किया है उसकी बात कर ले। सरकार ने सारा वीज़ा रद्द कर दिया है। यहाँ तक कि जो हाई कमीशन की स्ट्रेंथ है उसको घटा दिया है, 55 से 30 कर दिया है। जो अटैचे हैं एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी के, उनको वापस भेज दिया, उनको देश छोड़ने के लिए कहा गया है। और अपने जो अटैचे थे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के, उनको वापस बुला लिया है। अब सवाल ये है कि हाई कमीशन में इनकी नियुक्ति क्यों होती है? इनकी नियुक्ति होती है ताकि दोनों देशों के बीच, जो तीनों सेनाएं हैं, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक बना रहे, उसके लिए होती है। पाकिस्तान जो है ऐसे ही जगहों पर अपने आईएसआई के जो लोग हैं उनको अपॉइंट करता है। वो यहाँ से खुफिया सूचनाएं भेजते हैं, लेकिन उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, इसलिए जो है ज़्यादा सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक प्रमाण न मिले। प्रमाण मिलने पर उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, कहा जाता है उस देश से कि इनको वापस ले जाइए। जैसे आपको याद होगा कि अभी साल डेढ़ साल पहले ही कनाडा के डिप्लोमेट्स को बड़ी संख्या में भारत ने वापस भेज दिया, क्योंकि वो जो तथाकथित किसान आंदोलन था उससे पहले, और जो आतंकवादी संगठन है सिख फॉर जस्टिस, उसकी मदद करते थे। हर तरह की मदद कनाडा की सरकार उस समय, जो जस्टिन ट्रूडो की थी, वो करती थी। और ये लोग यहाँ पर उनके लिए अभियान चलाने का काम करते थे। तो ये एक तरह से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हुआ, जिसकी वियना कन्वेंशन के अनुसार इजाज़त नहीं है किसी भी देश, दूसरे देश में जो डिप्लोमेट हैं उनको। लेकिन ऐसा कर रहे थे तो सरकार ने उनको वापस भेज दिया। बहुत चिल्लाया कनाडा कि वियना कन्वेंशन के खिलाफ है, इतनी बड़ी संख्या में कैसे वापस भेज सकते हैं। भारत ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं कर पाया वियना कन्वेंशन। भारत ने कहा वियना कन्वेंशन का कोई उल्लंघन नहीं है, आपने उल्लंघन किया। तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ये कदम उठाया। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो इस समय सुपर एक्टिव मोड में हैं, जम्मू कश्मीर में जो स्थिति में सुधार आया, थोड़ा बहुत जो हमको दिखाई दिया, उसका बहुत बड़ा श्रेय अमित शाह के प्रयासों को है। लेकिन इस पहलगाम की घटना ने उस सब को पृष्ठभूमि में धकेल दिया है। ये बताया है कि आप विकास करके जिहाद से नहीं लड़ सकते, नहीं, विकास करके आतंकवाद से नहीं लड़ सकते। ये पहलगाम ने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है। विकास का रास्ता अलग है, आतंकवाद से लड़ने का रास्ता अलग है। अगर दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे तो पहलगाम जैसी घटना होगी। वरना हमें बताइए, पिछले 5-6 साल में जम्मू कश्मीर में जितना विकास हुआ है, जम्मू कश्मीर के नवयुवकों को जितना रोज़गार मिला है, जम्मू कश्मीर में जितना निवेश आया है, केंद्र सरकार ने जितनी मदद की है, जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो जिस तरह से लागू हुई हैं, पंचायत और स्थानीय निकाय के और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हुए हैं, उनके जरिए जो स्थानीय विकास हुआ है, उस सब के बावजूद ये पहलगाम हुआ है। अब कोई कह सकता है कि भाई ये तो पाकिस्तानी आतंकवादी थे जिन्होंने किया। सवाल इसका नहीं है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने क्या किया। सवाल ये है कि उनको मदद किसने दी, उनको अपने घरों में रखा किसने, उनको आते हुए देखकर, हथियार लेकर आते हुए देखकर भी किसने पुलिस को या सुरक्षा बलों को सूचना देने की ज़रूरत नहीं समझी। तो उनकी निष्ठा किधर है, इस बारे में आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जो भी कश्मीरी हैं, जब अब कश्मीर घाटी में तो हिंदू बचे नहीं हैं। 1990 में जिस तरह का सफाया हुआ, उसके बाद जो है हिंदू तो लगभग साफ हो चुके हैं।
मुझे नहीं लगता कि 1% भी आबादी हिंदुओं की होगी घाटी में। तो इसलिए पूरी तरह से मुस्लिम बहुल इलाका हो चुका है, और मुस्लिम बहुल इलाका होने के बाद क्या होता है ये कश्मीर बता रहा है। तो डेमोग्राफी को समझिए, डेमोग्राफिक चेंज को समझिए। डेमोग्राफिक चेंज केवल ये नहीं करता है कि आपकी आबादी को कम कर देता है या दूसरे समाज की आबादी को बढ़ा देता है, वो आपके अस्तित्व पर संकट खड़ा करता है। तो गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और कहा कि आपके राज्य में जो भी पाकिस्तानी नागरिक वीज़ा लेकर आए हैं उन सब की पहचान कीजिए, खोज कीजिए और उनको तुरंत जो है इस देश के बाहर भेजिए। मेरी नज़र में ये पहला कदम है। सरकार ने जब ये अभियान शुरू किया है तो उसको 2 कदम और चलना चाहिए। दूसरा कदम क्या होना चाहिए? ये 1947 के बाद से एक सिलसिला चला हुआ है और बड़े पैमाने पर हो रहा है कि लीगल वीज़ा लेकर पाकिस्तानी नागरिक भारत में आते हैं और उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं ये हमारी एजेंसियों को पता नहीं लगता, या हमारी एजेंसियां जानबूझकर पता ही नहीं करना चाहती। ये मिला जुला खेल है। ये आप मानकर चलिए कि स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन और इन लोगों के बीच में मिलीभगत होती है। क्या करते हैं, ये जो आम मुसलमान हैं उनमें शामिल हो जाते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके जानने वाले हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको घर दिलाते हैं, किराए पर दिलाते हैं, फिर पैसा होता है तो उनको घर खरीदने में मदद करते हैं, उनकी शादियां कराते हैं और फिर वो यहीं के नागरिक जैसे बन जाते हैं। तो दूसरा कदम ऐसे लोगों की पहचान होनी चाहिए जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं, और जो भारत के नागरिक की तरह भारत में रह रहे हैं। इनकी निष्ठा कभी भारत के प्रति नहीं हो सकती। इनकी निष्ठा थी, है और हमेशा पाकिस्तान के प्रति रहेगी। ऐसे लोगों की पहचान ज़रूरी है। सभी आतंकवादी घटनाओं में आपको मिलेगा कि ऐसे ही लोग आतंकवादियों को शरण देते हैं, संरक्षण देते हैं। मोहल्ले के मोहल्ले ऐसे बन गए हैं, अब तो शहर बनते जा रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने कह दिया किसी मोहल्ले के बारे में कि वो मिनी पाकिस्तान जैसा बन गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी लताड़ लगाई कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। कब तक सच्चाई से भागते रहेंगे? मैं मुंबई में 4.5 साल रहा हूं। ऐसे इलाके दिखे हैं, आप फ्लाईओवर से जाइए तो ऐसे इलाके दिखेंगे जहां आपको पाकिस्तानी झंडे लहराते हुए दिखेंगे, लगभग ज़्यादातर घरों पर। उनको आप क्या कहेंगे? तो ऐसे लोगों की पहचान और उनका डिपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। जिनके बारे में हमें जानकारी है, डॉक्यूमेंट है, उनका डिपोर्टेशन तो आसान है, उनकी खोज होगी। लेकिन आप देखते रहिएगा, इसमें भी जो है अलग अलग राज्यों का व्यवहार अलग अलग तरह से होगा। बहुत सी राज्य सरकारें हैं और उसके अलावा ऐसी राज्य सरकारें जो निकालना चाहती हैं, वहाँ भी प्रशासन में ऐसे लोग हैं जो इन लोगों की मदद करेंगे। तो दूसरे कदम के 2 हिस्से हैं। वो पाकिस्तानी नागरिक जो लीगल वीज़ा पर यहाँ आए और यहाँ आकर बस गए, वीज़ा उनका ख़त्म हो गया लेकिन वापस नहीं गए। उन्होंने कभी थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं किया कि हमारा वीज़ा ख़त्म हो गया है, फिर भी रह रहे हैं। करेंगे क्यों? मालूम है कि अगर ऐसा किया तो डिपोर्ट कर दिए जाएंगे। उनके मददगार कौन हैं? पहले उनके मददगार जो नागरिक हैं उनको बाद में देखिएगा। प्रशासन में उनके जो मददगार हैं पहले उनकी तलाश कीजिए। जैसे जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, जो प्रशासनिक या सरकारी विभागों में आतंकवादियों के समर्थक हैं उनके लिए काम करते हैं। ऐसे ही पूरे देश में इस तरह का अभियान चलाने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तानी नागरिकों की मदद कर रहे हैं, उनको यहाँ के नागरिक के तौर पर रहने में मदद कर रहे हैं, जानते हुए स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन के लोग
न जानते हों ऐसा संभव नहीं है। ये तो संभव है कि 100 हैं तो उसमें से 90 लोगों के बारे में ही मालूम हो या 80 के बारे में मालूम हो, लेकिन 80-90 के बारे में तो पता रहता है। तो पता रहता है, उसके बाद क्यों नहीं रिपोर्ट करते? उनको देश से कोई मतलब नहीं, उनकी जेब भरती रहे। तो ऐसे जेब भरने वालों के हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए। ये देश के दुश्मन हैं, ये दरअसल वो दीमक हैं जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तीसरा कदम, यही समय है, इस समय देश में जो वातावरण है, इस वातावरण का लाभ उठाते हुए सरकार को घुसपैठियों के खिलाफ अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाना चाहिए कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश में क्यों रहे। जो इस देश का नागरिक नहीं है उसको इस देश का कोई पहचान पत्र क्यों मिले, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे इलेक्शन आई कार्ड हो या और किसी तरह का पहचान पत्र हो। और जिनके पास पहचान पत्र नहीं है, लेकिन क्या कहें, ऐसे लोगों को तो बचाने के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। मैं अपने वीडियो में 2 बार जिक्र कर चुका हूँ दिल्ली में रोहिंग्याओं का, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इनके पास अगर आधार कार्ड नहीं है, कोई पहचान पत्र नहीं है, तो भी इनको तमाम तरह की सुविधाएं दी जाए। इनके बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए, इनको राशन दिया जाए, जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जाए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के फैसले देगा तो कौन सी सरकार है जो हिम्मत करेगी इनको निकालने की? लेकिन हर मामले में एक समय आता है जब आपको निर्णय लेना पड़ता है कि बस अब इसके आगे नहीं। देश की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। देश की सुरक्षा जरूरतों से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी भी संस्था की स्वायत्तता नहीं हो सकती है, उसकी ताकत नहीं हो सकती है। जो भी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करे, देश की सुरक्षा को खतरे में डाले, उसको एक्सपोज करना जरूरी है, उसके खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। तो घुसपैठियों की पहचान का सबसे सही समय है। देश भर में ये अभियान चलना चाहिए और इस अभियान के तहत पहले उनकी पहचान होनी चाहिए। डिपोर्टेशन की बात तो बहुत बाद में है, सबसे पहले उनकी पहचान होनी चाहिए। उनके पास जो भारतीय होने के जितने पहचान पत्र हैं वो सब रद्द किए जाने चाहिए और सबसे पहले उनका जो वोटर आई कार्ड है वो रद्द होना चाहिए। ये देखिए, सारा खेल जो है वो है इनको वोटर बनाने का, कैप्टिव वोटर बनाने का। देश जाए भाड़ में, अपना चुनाव, अपनी राजनीति चलती रहनी चाहिए। इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ती हो कोई हर्ज नहीं, देश अंदर से खोखला होता रहे कोई फर्क नहीं। तो ऐसे लोगों को हमको आपको पहचानने की ज़रूरत है और उस पहचान को मतदान के दिन याद रखने की ज़रूरत है। हम लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, हम लोग बड़े दयालु हैं, बड़ी जल्दी दया आ जाती है। मैं देख रहा हूँ पहलगाम की घटनाओं के जो वीडियो आ रहे हैं उसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमको बचाकर वो घोड़े वाला या फलाना जो है ले गया, वहाँ तक नीचे तक ले गया, हमको भाई मिल गया। कसाई और भाई में अगर अंतर नहीं आपको मालूम है तो ये आपके साथ ये बार बार होता रहेगा। कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा है कि वहाँ जो स्थानीय कश्मीरी थे उनमें से किसी को आतंकवादियों ने गोली क्यों नहीं मारी? क्यों उन्हीं लोगों को? हम तो कह रहे हैं धर्म भी 1 मिनट के लिए भूल जाइए, धर्म पूछकर गोली मारी, ये इस सच्चाई को तो कोई छिपा नहीं सकता। लेकिन जो लोग कश्मीरी नहीं थे उन्हीं को गोली मारी गई। यानी कश्मीरियों और इन आतंकवादियों का एक रिश्ता है, बना हुआ है, अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद भी बना हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस की इतनी मेहनत के बाद भी बना हुआ है। इस रिश्ते को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक कश्मीर नहीं बदलने वाला, नहीं सुधरने वाला।
तो प्रहार इस पर करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी तत्काल का जो मामला है, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि सारे वीज़ा कैंसिल कर दिए हैं पाकिस्तानियों के। अब इसमें भी कुछ लोग जो है सहानुभूति जता रहे हैं कि अरे वो मेडिकल वीज़ा पर आए थे, उनको तो छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? दूसरा कदम जो पहले ही उठाना चाहिए था सरकार को कि पाकिस्तानी एक्टर्स जो कलाकार जो है उनका काम बंद हो। फवाद खान एक पाकिस्तान का बड़ा एक्टर है, उसकी फिल्म जो है भारत में रिलीज़ होने वाली थी, अबीर गुलाल, सरकार ने उस पर बैन लगा दिया, वो रिलीज़ नहीं होगी भारत में। कोई फिल्म ऐसी रिलीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें पाकिस्तानी कलाकार काम कर रहे हों या शामिल हों। जब तक इस तरह के सख्त कदम नहीं उठाएंगे तब तक संदेश नहीं जाएगा, तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो उन लोगों को समझाने से पहले अपने लोगों को समझाने की ज़रूरत है। ये जो आप कर रहे हैं ये देश विरोधी काम है, और देश विरोधी काम करेंगे तो उसकी आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा तब तक कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।